वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग कास्टिंग प्रोसेस यूनिट में मोल्डिंग सैंड एंड इट्स प्रॉपर्टीज टॉपिक को स्टडी करने जा रहे हैं। आफ्टर दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू डिफाइन मोल्डिंग सैंड, रिकॉग्नाइज द composition of molding sand, list and recall the properties of molding sand, define mold wash and list various types of additives used in molding sand। अगर इस टॉपिक की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहां से शॉर्ट, लॉन्ग एंड ऑब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। जैसे कि प्रीवियसली हमने पैटर्न्स के बारे में स्टडी किया कि पैटर्न्स क्या होता है, उनके टाइप्स क्या है, कौन कौन से अलाउंसेस वहां पे दिए जाते हैं। तो पैटर्न एक इंपॉर्टेंट टर्म है कास्टिंग प्रोसेस में। ठीक उसी प्रकार से एक मोल्डिंग सैंड ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है इन द प्रोसेस ऑफ द कास्टिंग। यहां इस टॉपिक पे हम लोग स्टडी करेंगे कि मोल्डिंग सैंड क्या होता है, मोल्डिंग सैंड के कॉम्पोजिशंस क्या क्या है, मोल्डिंग सैंड के डिजायरेबल प्रॉपर्टीज क्या है, व्हाट इज मोल्ड वॉश क्या होता है, और कौन कौन से एडिटिव्स हम प्रोवाइड करते हैं या मिक्स करते हैं इन द मोल्डिंग सैंड। तो दैट वी ऑल आर गोइंग टू स्टडी इन दिस टॉपिक। तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि डिफाइन मोल्डिंग सैंड। तो मोल्डिंग सैंड क्या होगा और उसके कॉम्पोजिशंस क्या होंगे। तो मोल्डिंग सैंड क्या होता है, तो इसके बारे में हमने डिफाइन किया था कास्टिंग टर्म्स में, जो टर्मिनोलॉजीज यूज किए थे वहां पे हमने इसको डिफाइन किया हुआ है। तो मोल्डिंग सैंड एक प्रकार का सैंड है जिसके हेल्प से या जिससे हम मोल्ड प्रिपेयर करते हैं। तो दिस इज अ सैंड विच इज यूज्ड टू प्रिपेयर मोल्ड इन द कास्टिंग प्रोसेस। कास्टिंग प्रोसेस में जो मोल्ड प्रिपेयर किया जा रहा है वो जिस सैंड से किया जाता है उसी को बोलते हैं मोल्डिंग सैंड। हम बोल सकते हैं it can be defined as, so it is the sand which is used to prepare mold in the casting process. Now we are going to study कि molding sand के compositions क्या है, what are the compositions of the molding sand। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि मोल्डिंग सैंड कॉम्पोजिशंस क्या है। मीन्स इस मोल्डिंग सैंड में जो मटेरियल्स होते हैं वो कौन कौन से एलिमेंट्स या मटेरियल्स वहां पे रहेंगे मोल्डिंग सैंड में। तो सबसे पहले मोल्डिंग सैंड में सबसे अधिक होता है हमारा सिलिका का कंटेंट, एंड सिलिका कंटेंट इज ऑलमोस्ट 70 to 80%। तो हम लिख सकते हैं आवर फर्स्ट मटेरियल दैट इज सिलिका। So these are the different compositions that are used in the molding sand. That is, silica is almost 70 to 80%. Then there is clay, and clay का content होता है 10% to 20%. Then there is water or moisture जो होता है 3% to 8%. And there are some additives, कुछ additives provide करते हैं, and that additives in 1% to 4%. और additives कौन कौन से होते हैं ये हम आगे डिटेल में भी स्टडी करेंगे। तो ये जो मेजर चार कॉम्पोजिशंस है मोल्डिंग सैंड के वो ये चार है, सिलिका, क्ले, वाटर एंड एडिटिव। सिलिका क्या है, इट इज सैंड, सिलिका इज सैंड, एंड वाटर इट इज ऑल्सो मॉइस्चर, इट इज ऑल्सो मॉइस्चर। अब देखिए क्योंकि मोल्डिंग सैंड में मॉइस्चर है या वाटर है 3% to 8%, तो इस मोल्डिंग सैंड को हम ग्रीन सैंड भी बोलते हैं। Then we can write that molding sand is also known as green sand. And this sand is also known as green sand because it contains moisture. अब जो clay इसमें दिया गया है, clay का जो important characteristic है कि clay उस sand को strength provide करता है। Means अगर हमारा sand dry होगा और उसमें अगर clay अगर हम उसमें put ना करें तो सैंड में जो स्ट्रेंथ हमें चाहिए वो स्ट्रेंथ हमें नहीं मिलेगा। तो ताकि वो सैंड का स्ट्रेंथ हो तो स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करने के लिए उस सैंड में हम क्ले का मिक्सचर पुट करते हैं। तो क्ले जो 10 से 20% डाला जा रहा है उसका जो मेन इंपॉर्टेंस है दैट इज टू गिव स्ट्रेंथ टू द मोल्डिंग सैंड। देन वी कैन राइट देन क्ले इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ द स्ट्रेंथ एंड इट एक्ट्स एज अ बाइंडर ऑफ द सैंड। And these are the definitions of molding sand that is also known as green sand। और ये होते हैं मोल्डिंग सैंड के compositions that is silica, moisture और water, clay and additives। तो इसी के साथ हमारा पहला और दूसरा लर्निंग आउटकम अचीव हो गया
that is define molding sand and recognize the composition of molding sand. Now we are going to study the different properties of the molding sand. तो उस मोल्डिंग सैंड के कुछ डिजायरेबल प्रॉपर्टीज हैं, जिन प्रॉपर्टीज का रिक्वायरमेंट है उस मोल्डिंग सैंड के लिए. तो व्हाट आर द डेट प्रॉपर्टीज, वो प्रॉपर्टीज क्या है, तो उनको हम यहाँ पे डिटेल में भी स्टडी करेंगे. चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग सैंड. तो इन प्रॉपर्टीज में से जो पहला इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है दैट इज रिफ्रैक्टरीनेस. तो रिफ्रैक्टरीनेस क्या होता है, तो इट इज एबिलिटी ऑफ अ मोल्डिंग सैंड टू रेजिस्ट हाई टेम्परेचर. जो मोल्डिंग सैंड होगा उसमें कैविटी होगा, उस कैविटी में आप जब मोल्टन मेटल को पोर करेंगे तो क्योंकि मोल्टन मेटल का टेम्परेचर बहुत ही हाई होगा, तो उस हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए हमारे मोल्डिंग सैंड के पास. तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज विच इज डिजायरेबल इन द मोल्डिंग सैंड. अगर हमारा मोल्डिंग सैंड का रिफ्रैक्टरीनेस वैल्यू बहुत कम हो, मीन्स अगर वो हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट ना कर सके, तो मोल्डिंग सैंड मोल्टन मेटल के साथ फ्यूज कर जाएगा या मिक्स हो जाएगा, तो डेट विल बी द डिफेक्ट इन द कास्टिंग. तो कास्टिंग में वो डिफेक्ट प्रोड्यूस होगा. इसलिए रिफ्रैक्टरीनेस एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिससे मोल्डिंग सैंड का हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट करने की कैपेसिटी अधिक हो. हम लिख सकते हैं देन वी कैन से रिफ्रैक्टरीनेस it is the ability of the molding sand to withstand with high temperature of liquid metal without getting fused with metal. हमारा जो सेकेंड प्रॉपर्टी है that is permeability. Our second property is permeability. अब हमारा ये सेकेंड प्रॉपर्टी permeability क्या होता है, तो जब आप लिक्विड मोल्टन मेटल को मोल्डिंग सैंड में पोर करेंगे, तो जब लिक्विड मेटल क्या टेम्परेचर क्योंकि बहुत हाई है, तो हमारे मोल्डिंग सैंड में जो मॉइस्चर था वो मॉइस्चर क्या होगा, एवोपरेट होंगे. वो मॉइस्चर विल कन्वर्टेड इनटू द गैस एंड गैसेस. तो वो गैसेस स्केप करना है. अगर स्केप वो मोल्डिंग सैंड से बाहर नहीं आ पाया, तो वो गैसेस हमारे लिक्विड मोल्टन मेटल में ट्रैप्ड हो जाएगा, जिससे हमें जब कास्टिंग जब वो सॉलिडिफाई होता है तो वहां पे आपको ब्लो होल्स दिखेंगे. मीन्स कास्टिंग के अंदर आपको एयर बबल्स दिखेंगे, दैट इज ब्लो होल्स. तो हम क्या चाहते हैं कि मोल्डिंग सैंड एनफ परमिएबल हो. परमिएबिलिटी अगर हाई होगा तो उससे क्या होगा, तो जो गैसेस जो अंदर है वो गैसेस बाहर उस मोल्डिंग सैंड से बाहर स्केप कर सकते हैं. तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मोल्डिंग सैंड, जो डिजायरेबल प्रॉपर्टी है. तो हम चाहते हैं कि मोल्डिंग सैंड का परमिएबिलिटी हाई हो, और परमिएबिलिटी हाई तभी होता है जब उसमें जो एयर या गैसेस हैं वो मोल्डिंग सैंड से बाहर स्केप कर सके, दैट इज नोन एज परमिएबिलिटी. तो हम बोल सकते हैं व्हाट इज परमिएबिलिटी, तो इट इज एबिलिटी ऑफ द मोल्डिंग सैंड टू स्केप हॉट गैसेस और एयर. तो हमने दो प्रॉपर्टीज यहाँ पे पढ़ा, रिफ्रैक्टरीनेस जिससे ये था कि जो मोल्डिंग सैंड हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सकता है, तो मोल्डिंग सैंड अगर हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट कर पाएगा दैट इज रिफ्रैक्टरीनेस. तो मोल्डिंग सैंड का ये डिजायरेबल प्रॉपर्टी है. सेकेंड इज परमिएबिलिटी, जो मोल्टन मेटल में जो मॉइस्चर है या जो मोल्डिंग सैंड में जो मॉइस्चर है, जो मोल्टन मेटल आप पोर करते हैं तो वो मॉइस्चर उस मोल्डिंग सैंड से बाहर आ सके, वो स्केप कर सके, इसके लिए मोल्डिंग सैंड का परमिएबिलिटी वैल्यू अधिक होना चाहिए. तो परमिएबिलिटी का फॉर्मूला दिया जाता है, it is permeability number Pn, and permeability number is given by VHPAT, and this is the formula for the permeability number, where V is volume of air passing through specimen, h is height of the standard cylindrical specimen, that is 5.08 centimeter, p is pressure difference of air passing through the specimen, a is area of cross section of specimen, and t is time required to pass through specimen. तो ये स्पेसिमेन बार बार ये वर्ड्स यूज किया जा रहा है, या स्टैंडर्ड स्पेसिमेन है, या आखिर है क्या, तो अकॉर्डिंग टू
अमेरिकन फाउंड्री सिस्टम एक स्टैंडर्ड सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन लिया गया है। देयर इज ए स्टैंडर्ड सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन जिसका हाइट दे रखा है h is 5.08 centimeter and its diameter is also 5.08 centimeter. So what will be the area of cross section of the specimen? That is pi by 4 d square. तो pi by 4 5.08 d square जो आप इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 20.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। h is the height of the cylindrical specimen. अब इस सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन से 2000 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम ऑफ गैस को या वॉल्यूम ऑफ एयर को पास कराया जाता है। वेयर v इज द वॉल्यूम दे रखा है, v इज वॉल्यूम ऑफ एयर पासिंग थ्रू द स्पेसिमेन। इस स्पेसिमेन से थ्रू होते हुए 2000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर इज पास्ड, जिसका हाइट h है। तो इसका प्रेशर डिफरेंस है कि स्पेसिमेन से जो एयर जो पास हो रहा है उसमें प्रेशर डिफरेंस कितना है, डेट इज 10 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब ये एयर इस स्पेसिमेन से पास करेगा तो जो टाइम टेकन टू पास द या टाइम रिक्वायर्ड टू पास थ्रू स्पेसिमेन, वो जो 2000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम है उसको उस सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन से पास होने में टोटल कितना टाइम लगता है, डेट इज t, इट इज गिवन इन मिनिमम। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन फाउंड्री सिस्टम कुछ स्टैंडर्ड डेटा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉब्लम्स वी हैव टू जस्ट रिमेंबर कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ परमेबिलिटी नंबर, दैट इज VH अपॉन PAT। तो इसी पे अगर आपसे प्रॉब्लम पूछा जाए तो प्रॉब्लम विल बी आस्क्ड लाइक दिस। अब देखिए, मान लीजिए प्रॉब्लम दे रखा है कि a standard cylindrical specimen of height 5.08 centimeter and diameter 5.08 centimeter passes 2000 centimeter cube of air for 1.5 minute. The manometer indicates pressure as 5 gram per centimeter square. What is N? What is Pn? That is permeability number. तो Pn का फॉर्मूला भी हमने देखा था, that is VH upon PAT. तो वॉल्यूम is 2000 centimeter cube into h height is 5.08 centimeter upon P, that is pressure difference, it is 5 gram per centimeter square. A, that is area of cross section, and area of cross section will be pi by 4 into dia square, that is 5.08 square into t, and time is given as 1.5 minute. When you will solve this, you will get permeability number, and that permeability number will be equal to, after solving this equation, this is 66.86. तो इसी तरीके से अगर आपसे परमेबिलिटी नंबर का अगर प्रॉब्लम पूछा जाए तो आप इस फॉर्मूला को यूज करके, डेट इज VH अपॉन PAT को फॉर्मूला को यूज करके आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो परमेबिलिटी नंबर क्या था, तो इट इज एबिलिटी ऑफ द मोल्डिंग सैंड टू एस्केप द गैसेस, मींस गैसेस को अगर एस्केप कराना है तो वो कितना गैसेस एस्केप कराएगा, डेट इज एक्सप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ परमेबिलिटी नंबर। अगर हम परमेबिलिटी नंबर का हम मॉइस्चर के साथ हम रिलेशन देखें कि मॉइस्चर कितना परसेंट हो या वाटर कितना परसेंट हो और परमेबिलिटी नंबर क्या होगा, तो इसका एक ग्राफ बनता है, एंड दैट ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ग्राफ को समझते हैं। देन दिस इज द ग्राफ विच गिव्स रिलेशन बिटवीन परमेबिलिटी एंड परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मोल्डिंग सैंड। तो अब देखिए ये क्या हमें एक्सप्लेन कर रहा है कि जब वाटर का परसेंटेज 8% से कम होगा, मीन्स मोल्डिंग सैंड में अगर वाटर कंटेंट 8% से कम रखे तो मोल्डिंग सैंड में जो पोरस होते हैं, जो वॉइड्स होंगे, उस वॉइड्स में जो हमारा स्मॉल वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, जो टाइनी पार्टिकल्स हैं, वो आपस में वो ज्वाइंट नहीं होंगे क्योंकि वाटर का कंटेंट वहां पे बहुत कम है। तो वो सारे क्या होते हैं, वॉइड्स को वो फिल कर देते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स। तो उसके कारण परमेबिलिटी कम हो जाता है, क्योंकि जो गैसेस अगर हम उसके एस्केप करेगा तो अगर वॉइड्स स्मॉल पार्टिकल से वो भरा पड़ा है तो वो गैसेस बड़े आसानी से एस्केप नहीं कर पाता है। तो अगर हम परसेंटेज ऑफ वाटर थोड़ा इंक्रीज करें, दैट इज अप टू 8%, तो अप टू 8% परमेबिलिटी विल बी मैक्सिमम। क्यों होगा मैक्सिमम? क्योंकि जो स्मॉल टेनी पार्टिकल्स है वो मॉइस्चर के कंटेंट में वो सब आपस में आके बाइंड टुगेदर हो जाएंगे, सब आपस में आके ज्वाइन हो जाएंगे। बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स
में जब कंटेंट ऑफ वाटर बढ़ा दिया जाए, देन दिस स्मॉल पार्टिकल सब ज्वाइन होकर के एक छोटा लार्ज पार्टिकल विल बी डेवलप्ड। तो अब जो होता है, जो वॉइड्स जो छोटे छोटे पार्टिकल से भरे पड़े थे, वो वॉइड सब ओपन हो गए, क्योंकि हमने परसेंटेज ऑफ वाटर इंक्रीज किया और टेनी पार्टिकल सब आपस में ज्वाइन होकर के एक बड़ा पार्टिकल बन गया। तो वॉइड्स ओपन हो गए, तो अब गैसेस बड़े आसानी से स्केप कर सकते हैं, हेंस इस परमिटिव नंबर विल बी मैक्सिमम। तो कब होगा मैक्सिमम? जब परसेंटेज ऑफ वाटर हमारा 8% है। अब क्या होता है कि जब हम परसेंटेज ऑफ वाटर 8% से और अधिक कर दें, दैट इज 10 और 12%, तो जो वॉइड्स है, तो उसमें जब वाटर कंटेंट अधिक हो जाएगा, तो जो वॉइड्स था वो वाटर से ही फिल हो जाएगा। मीन्स टीनी पार्टिकल्स तो आपस में ज्वाइन होकर के एक बड़ा पार्टिकल बन गया, बट जो वॉइड्स जो अभी 8% ऑफ वाटर में ओपन था, वो कंटेंट ऑफ वाटर बढ़ाने के कारण दीज वॉइड्स आर फिल्ड विद द वाटर। तो अब कोई भी वहां पे वॉइड्स बचे नहीं, तो अब जो गैसेस इंट्रैप्ड हो जाएंगे इन द वाटर या वॉइड्स के अंदर ही, मोल्डिंग सैंड के अंदर ही, तो हमारा परमेबिलिटी फिर घटना शुरू हो जाएगा। तो हम इसको हम बोल सकते हैं कि वाटर कंटेंट जब बहुत ही कम हो, तब मोल्डिंग सैंड का परमेबिलिटी कम होता है। जब वाटर का कंटेंट मोल्डिंग सैंड में 8% हो, तो हमारा परमेबिलिटी नंबर विल बी मैक्सिमम। मींस 8% से नीचे अगर वाटर कंटेंट है, तो अगर वाटर कंटेंट बढ़ाते जाएंगे, परमेबिलिटी नंबर बढ़ता जाएगा, एंड एट द 8% ऑफ वाटर परमेबिलिटी नंबर इज मैक्सिमम। बट जैसे ही अगर हम वाटर कंटेंट 8% से अगर अधिक कर दें, तो परमेबिलिटी फिर हमारा घटना शुरू हो जाता है, बिकॉज द वॉइड्स आर फिल्ड विद द वाटर। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड these two important terms, that is refractoriness property and then permeability property। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मोल्डिंग सैंड के लिए डिजायरेबल है कि वो हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सके और गैसेस को वो इंट्रैप ना करे या ट्रैप ना करे। इट मस्ट बी escape आउट फ्रॉम द मोल्डिंग सैंड। तो आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फ्लोएबिलिटी। दिस इज आवर थर्ड प्रॉपर्टी। ये तीसरा प्रॉपर्टी है। तो फ्लोएबिलिटी क्या होता है? तो नाम में ही दे रखा है फ्लो, और फ्लो का मतलब है कि जब आप मोल्डिंग बॉक्स के अंदर आप पैटर्न रखेंगे और उस पर जब सैंड पोर करेंगे या सैंड रखेंगे, मोल्डिंग सैंड, अब उसको रैम करना शुरू करते हैं। तो जब रैम करना शुरू करते हैं, तो जो मोल्डिंग सैंड है उसका फ्लोएबिलिटी अधिक होना चाहिए। फ्लोएबिलिटी अधिक होने का मतलब है एबिलिटी टू फ्लो इन ऑल दी डायरेक्शंस। मींस जो कॉर्नर कॉर्नर पार्ट्स हैं, वहां तक भी अगर सैंड को पहुंचाना हो, तो सैंड वो वहां तभी पहुंचेगा जब उसका फ्लोएबिलिटी अधिक होगा। बट कुछ ऐसे सैंड्स हैं जिसका फ्लोएबिलिटी जैसे कम है, तो जब आप उसको रैम करेंगे, तो कॉर्नर्स में वो सैंड जाके फिल नहीं हो पाएगा। या जो आप पैटर्न रख रहे हैं, तो पैटर्न में बहुत इंट्रिकेट शेप्स भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स शेप भी होता है। तो अगर कॉम्प्लेक्स शेप है, कैविटीज हैं, हॉलो पार्ट्स हैं, अंडरकट्स है, तो अगर आप सैंड हर पॉइंट पे अगर नहीं पहुंच पाएगा, तो कैविटी उसी शेप एंड साइज का नहीं मिल पाएगा जिस शेप एंड साइज का हमें पैटर्न दिया है। तो पैटर्न के शेप एंड साइज का अगर एग्जैक्ट अगर हमें कैविटी चाहिए, इसका मतलब हमें जो सैंड है वो हर एक पॉइंट तक पहुंचना जरूरी है, या हर एक कॉर्नर तक पहुंचना जरूरी है। और ये तभी पॉसिबल है जब उस मोल्डिंग सैंड का फ्लोएबिलिटी प्रॉपर्टी अधिक हो। तो हम बोल सकते हैं इट इज द एबिलिटी ऑफ sand to flow due to ramming force to fill all the corners of the mold box। मीन्स मोल्ड बॉक्स तक सारे मोल्ड बॉक्स के सारे कॉर्नर तक अगर हमें सैंड को फ्लो कराना है विद द हेल्प ऑफ रैमिंग फोर्स, तो अगर वो फ्लो की टेंडेंसी अधिक है, देन इट इज नोन एज फ्लोएबिलिटी। इट इज द एबिलिटी ऑफ सैंड टू फ्लो ड्यू टू रैमिंग फोर्स टू फिल ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द मोल्ड बॉक्स। अगर इस फ्लोएबिलिटी का हम रिलेशन देखें वाटर कंटेंट के साथ, तो हम ग्राफ से देख सकते हैं। तो इस ग्राफ से ये पता चल रहा है कि जो फ्लोएबिलिटी है वो मिनिमम होता है जब कंटेंट ऑफ वाटर 8% होता है। मींस वाटर का कंटेंट अगर मोल्डिंग सैंड में 8% से कम होगा, तो फ्लोएबिलिटी हमें अधिक मिलेगा। अगर परसेंटेज ऑफ वाटर बढ़ाते जाए, तो फ्लोएबिलिटी घटता जाएगा, और 8% वाटर पे फ्लोएबिलिटी मिनिमम होगा। फिर वाटर को थोड़ा और आप और बढ़ाएंगे, तो अगर 8% से अधिक वाटर परसेंट दे रहे हैं, तो हमारा फ्लोएबिलिटी फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इसका रीजन क्या है कि जब हमारा वाटर कंटेंट 8% से अधिक है, तो जब 8% से अधिक है, तो जो वाटर है वो अलाउ करेगा, क्योंकि वाटर हैव एबिलिटी टू फ्लो, तो वाटर अलाउ करेगा सैंड को टू फ्लो विद द वाटर,
to all the corners of the box. अगर वाटर का कंटेंट 8% से कम है, बहुत कम है, ऑलमोस्ट सैंड ड्राई है, तब भी उसका फ्लोएबिलिटी अधिक होता है, क्योंकि स्टिकिंग प्रॉपर्टी या बाइंडिंग प्रॉपर्टी फिर आपस के मॉलिक्यूल्स में कम होगा, तो जब आप फोर्स देंगे तो सैंड इज वेरी इजिली कैन फ्लो. बट जब वाटर कंटेंट आप बढ़ाना शुरू करें और जब वाटर कंटेंट 8% पे होता है तो सारे मॉलिक्यूल्स आपस में टाइटली बाइंड टुगेदर हो जाते हैं. मींस टाइटली वो बाइंड हो जाएंगे, और जब ये टाइटली बाइंड हो जाएंगे तो वो उसका फ्लो का प्रॉपर्टी थोड़ा घट जाएगा. तो फ्लो का प्रॉपर्टी सबसे कम होता है जब वाटर परसेंट 8 हो इन द मोल्डिंग सैंड, और परमेबिलिटी मैक्सिमम होता है जो वाटर परसेंट 1 हो. तो बहुत ही ध्यान से हमें जो कंपोजिशन तैयार करना होता है तो उसमें वाटर कंटेंट 3 to 8% तक हम वेरी कराते हैं, ताकि परमेबिलिटी और फ्लोएबिलिटी दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन हमें मिल सके. नाउ आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ग्रेन स्ट्रेंथ. तो ये ग्रेन स्ट्रेंथ क्या होता है? सबसे पहले ग्रेन सैंड क्या था? तो ग्रेन सैंड वो सैंड था जिस सैंड में मॉइस्चर का कंटेंट होता है, तो ऐसे सैंड को हम ग्रेन सैंड बोलते हैं. तो ग्रेन सैंड से रिलेटेड एक स्ट्रेंथ है, डेट इज ग्रेन स्ट्रेंथ. तो ग्रेन स्ट्रेंथ ये बता रहा है कि उस ग्रेन सैंड का स्ट्रेंथ इतना अधिक होना चाहिए ताकि वो आपस में जो मॉलिक्यूल्स है वो एक अच्छा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर. मींस ग्रेन स्ट्रेंथ इज अ स्ट्रेंथ या एबिलिटी ऑफ द सैंड टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ व्हेन देयर इज मॉइस्चर इन द सैंड. मींस जब सैंड में मॉइस्चर आप डालेंगे या वाटर डालेंगे तब जो इस सैंड का जो स्ट्रेंथ होता है दैट इज नोन एज ग्रेन स्ट्रेंथ. देन वी कैन राइट फॉर द ग्रेन स्ट्रेंथ, देन वी कैन राइट द ग्रेन स्ट्रेंथ, द मोल्डिंग सैंड दैट कंटेन मॉइस्चर इज नोन एज ग्रेन सैंड. इसे हम ग्रेन सैंड बोलते हैं. एंड द ग्रेन सैंड शुड हैव एनफ स्ट्रेंथ so that the constructed mold retain its shape. तो ग्रीन सैंड में जब आप मॉइस्चर या वाटर अप्लाई करते हैं तो दैट इज नोन एज ग्रीन सैंड. और ग्रीन सैंड का इतना स्ट्रेंथ होना चाहिए कि जो उसके आपस में मॉलिक्यूल्स है वो आपस में बाइंड कर सके. मींस जो आपने मोल्ड तैयार किया है, जो कैविटी तैयार किया है, वो शेप को ले सके. मींस ऐसा ना हो कि आप पैटर्न को वहां से हटाए और अगर स्ट्रेंथ जो आपका मोल्डिंग सैंड है अगर उसका स्ट्रेंथ नहीं होगा तो वो जो कैविटी जो आपने बनाया था वो कैविटी हो सकता है वो कोलैप्स कर जाए. तो दिस इज द ग्रेन स्ट्रेंथ. तो ग्रेन सैंड शुड हैव एनफ स्ट्रेंथ सो दैट द कंस्ट्रक्टेड मोल्ड रिटेन इट्स शेप. जो मोल्ड है, जो कंस्ट्रक्टेड मोल्ड है, वो अपने शेप को रिटेन करने की प्रॉपर्टी हो, रिटेन करने का उतना स्ट्रेंथ हो सके, दैट इज नोन एज ग्रेन स्ट्रेंथ. नेक्स्ट स्ट्रेंथ इज हॉट स्ट्रेंथ. अदर वन इज हॉट स्ट्रेंथ. अब हॉट स्ट्रेंथ क्या होता है? तो हॉट स्ट्रेंथ ये भी स्ट्रेंथ ऑफ अ मोल्डिंग सैंड है. जब वो सैंड हॉट हो जाए, जब उसका टेम्परेचर हाई हो जाए, इसका मतलब जो आप मोल्टेन मेटल उस मोल्डिंग सैंड की कैविटी में आप पोर करेंगे तो उसका टेम्परेचर क्योंकि बहुत अधिक है तो उसके सारे मॉइस्चर एवोपरेट हो जाएंगे. अगर सारे मॉइस्चर एवोपरेट हो जाए तब भी जो उसका कैविटी है या जो उसका मोल्डिंग जो सैंड है, जो मोल्ड आपने तैयार किया हुआ है, उसमें उतना स्ट्रेंथ होना चाहिए कि वो आपस में बाइंड टुगेदर कर सके. मींस उसका इतना स्ट्रेंथ होना चाहिए कि वो कैविटी पे कोलैप्स नहीं कर जाए, या अगर सॉलिडिफिकेशन के पहले ही अगर आपका सैंड कोलैप्स कर जाएगा तो जो आपका कास्टिंग खराब हो सकता है. तो दिस इज द हॉट स्ट्रेंथ. तो हॉट स्ट्रेंथ क्या होता है कि जब मोल्डिंग सैंड का टेम्परेचर हाई हो, जब सारा का सारा मॉइस्चर एवोपरेट हो चुका हो, उस समय पे भी वो जो मोल्ड का जो स्ट्रेंथ है वो एनफ स्ट्रेंथ होना चाहिए कि वो कैविटी के शेप एंड साइज को मेंटेन कर सके. तो दिस इज नोन एज हॉट स्ट्रेंथ. देन वी कैन राइट फॉर द हॉट स्ट्रेंथ. देन वी कैन राइट फॉर हॉट स्ट्रेंथ कि आफ्टर एवोपरेटिंग ऑल द मॉइस्चर द टेम्परेचर ऑफ द सैंड इंक्रीजेस एंड इट बिकम्स हॉट. It is the ability of the hot sand to retain the exact shape of mold cavity at an elevated temperature. मीन्स उस सैंड का गर्म हो जाने के बाद भी, हाई टेम्परेचर में पहुंच जाने के बाद भी वो अपना स्ट्रेंथ लूज ना करे. तो उसका स्ट्रेंथ उतना होना चाहिए कि वो मोल्ड कैविटी को प्रॉपरली जो शेप एंड साइज का बनाया गया है उसी शेप एंड साइज में वो एडजस्ट कर सके या एग्जैक्ट शेप को वो रिटेन कर सके. तो दिस इज द नोन एज
हॉट स्ट्रेंथ। तो ग्रीन स्ट्रेंथ और हॉट स्ट्रेंथ में डिफरेंस क्या है? ग्रीन स्ट्रेंथ था कि इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर उसका स्ट्रेंथ मेंटेन्ड हो, और हॉट स्ट्रेंथ है इन द एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर उसका स्ट्रेंथ मेंटेन्ड हो। तो मोल्डिंग सैंड के बाद जब उसमें मॉइस्चर होता है तब भी स्ट्रेंथ होना चाहिए, जब उसमें मॉइस्चर कंप्लीटली खत्म होकर के जब वो हाई टेम्परेचर पे पहुंच चुका होता है, जब वो सैंड हॉट हो चुका होता है, तब भी वो स्ट्रेंथ मेंटेन्ड होना चाहिए, देन दैट इज नोन एज हॉट स्ट्रेंथ। नेक्स्ट स्ट्रेंथ इज ड्राई स्ट्रेंथ। अगला हमारा स्ट्रेंथ है दैट इज ड्राई स्ट्रेंथ। तो ड्राई स्ट्रेंथ क्या होता है? तो जिस तरीके से ग्रीन स्ट्रेंथ और हॉट स्ट्रेंथ है, वैसा ही ड्राई स्ट्रेंथ है कि जब आप उसमें मोल्टन मेटल पोर किए कैविटी में, तो मोल्टन मेटल के अराउंड जो मॉइस्चर था या जो कैविटी के अराउंड जो मॉइस्चर है वो सबसे पहले एवोपरेट होंगे, और जब वो सबसे पहले एवोपरेट होंगे तो विद द परमेबिलिटी इफेक्ट, वो परमेबिलिटी का मोल्डिंग सैंड का परमेबल प्रॉपर्टी है, उसके कारण वो मॉइस्चर उस गैस मोल्डिंग सैंड से बाहर चला जाएगा। तो जो कैविटी के अराउंड जो सैंड है वो ड्राई हो जाता है। तो अगर सैंड ड्राई हो गया तो हो सकता है वो फॉल करना शुरू हो जाए कैविटी में, और वो अगर कैविटी में फॉल करना शुरू हो जाएगा तो जो आपका मोल्टन मेटल है उसमें अगर वो सैंड आ जाएगा तो इम्प्योरिटीज हो सकते हैं, और वो भी एक तरीके का डिफेक्ट हो जाएगा। तो वो डिफेक्ट ना हो उसके लिए उस मोल्डिंग सैंड का स्ट्रेंथ तब भी मेंटेन होना चाहिए जब वो ड्राई हो जाए। मीन्स जब उसका मॉइस्चर खत्म हो जाता है तो मोल्डिंग सैंड ड्राई हो जाएगा, और ड्राई कंडीशन में भी मोल्डिंग सैंड का स्ट्रेंथ उतना हो सके कि वो मोल्ड के शेप एंड साइज को रिटेन कर सके, दैट इज नोन एज ड्राई स्ट्रेंथ। तो हॉट स्ट्रेंथ और ड्राई स्ट्रेंथ में डिफरेंस क्या है? तो हॉट स्ट्रेंथ इज फॉर एट एलिवेटेड टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर की बात हो रही है। ड्राई स्ट्रेंथ रूम टेम्परेचर की बात हो रही है, बट उसका मॉइस्चर वहां से हट चुका है। मीन्स वो जब ड्राई है, कंप्लीटली ड्राई है, उस कंडीशन में जो स्ट्रेंथ है दैट इज ड्राई स्ट्रेंथ। और ग्रीन स्ट्रेंथ था स्ट्रेंथ इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। तो मॉइस्चर तो हॉट स्ट्रेंथ में भी नहीं होगा, मॉइस्चर ड्राई स्ट्रेंथ में भी नहीं होगा, बट हॉट स्ट्रेंथ में मॉइस्चर नहीं होगा बट साथ में सैंड का टेम्परेचर भी हाई होगा। तो दिस इज अ बेसिक थोड़ा सा डिफरेंस है हॉट स्ट्रेंथ एंड ड्राई स्ट्रेंथ में। देन वी कैन राइट फॉर द ड्राई स्ट्रेंथ, देन वी कैन से इट इज एबिलिटी ऑफ ड्राई सैंड to retain the shape of the mold cavity when moisture around the cavity is escaped. So I hope till now whatever we have studied, that is flowability, green strength, hot strength and dry strength, that you have understood. The next is adhesiveness property. तो ये प्रॉपर्टी आपको सबको पता होगा कि एडिसिवनेस प्रॉपर्टी क्या होता है। तो इट इज स्टिकिंग और बॉन्डिंग कैपेसिटी बिटवीन टू डिफरेंट मटेरियल्स। मीन्स दो अलग अलग मटेरियल्स में जो ज्वाइनिंग प्रॉपर्टी है या जो बॉन्डिंग प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एडेसिवनेस। तो जो हमारा मोल्डिंग सैंड है उसके पास भी एडेसिव प्रॉपर्टी अधिक होना चाहिए। मीन्स दिस इज ऑल्सो डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ द मोल्डिंग सैंड। अब क्यों होना चाहिए? अब जो मोल्डिंग बॉक्स है वो तो वुड या मेटल का बना हुआ है। अब जो आप उसमें मोल्डिंग सैंड रखेंगे और एक मोल्ड तैयार करेंगे, तो मोल्डिंग सैंड और मोल्डिंग बॉक्स इन दोनों में बॉन्डिंग होना चाहिए या दोनों में स्टिकिंग होना चाहिए। अगर ये बॉन्डिंग नहीं होगा तो जब बॉक्स को आप एक जगह से दूसरी जगह कैरी करते हैं तो हो सकता है कि अगर वो ज्वाइन या बॉन्डिंग दोनों में ना हो तो सैंड पूरा का पूरा फॉल हो जाएगा, फॉल डाउन कर जाएगा। इसलिए एडिसिवनेस प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो एक दो अलग अलग मटेरियल्स में ज्वाइनिंग कैपेसिटी की बात करता है, दो अलग अलग मटेरियल्स में बॉन्डिंग की बात करता है। तो इट इज ऑल्सो अ डिजायरेबल प्रॉपर्टी इन द मोल्डिंग सैंड। देन वी कैन राइट एडिसिवनेस इज द बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट मटेरियल्स, दैट इज मोल्डिंग सैंड एंड मोल्डिंग फ्लास्क। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कोहेसिवनेस। तो इसके बारे में भी आपको पता होगा कि कोहेसिवनेस इज बॉन्ड और स्टिकिंग और ज्वाइनिंग कैपेसिटी बिटवीन टू सेम मटेरियल्स, या बिटवीन सेम मटेरियल्स, टू बोलने की जरूरत नहीं, बिटवीन सेम मटेरियल्स। मींस सेम मटेरियल्स में अगर अलग अलग पार्टिकल्स है, उन दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो ज्वाइनिंग कैपेसिटी है, जो बॉन्डिंग कैपेसिटी है, दैट इज कोहेसिवनेस। तो एडिसिवनेस था दो अलग अलग मटेरियल्स में, दो अलग अलग प्रकार के मटेरियल में। कोहेसिवनेस एक सिंगल प्रकार के मटेरियल में आपस में जो ज्वाइनिंग होता है, आपस में जो बॉन्डिंग होता है, दैट इज नोन एज कोहेसिवनेस। तो जो सैंड है
तो उसमें कोहेसिवनेस प्रॉपर्टी भी अधिक होना चाहिए, तभी तो सैंड का एक पार्टिकल सैंड के दूसरे पार्टिकल से एक बॉन्ड बना के रखेगा। अगर वो बॉन्ड नहीं होगा तो जो हमारा सैंड है वो कैविटी पे फॉल कर जाएगा या उसका स्ट्रेंथ मेंटेन्ड नहीं रहेगा। तो स्ट्रेंथ मेंटेन होने के लिए कोहेसिवनेस प्रॉपर्टी भी अधिक होना चाहिए, मींस एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल में बॉन्डिंग अच्छा होना चाहिए, दैट इज नोन एज कोहेसिवनेस। हम लिख सकते हैं द बॉन्ड बिटवीन सेम मटेरियल्स, दैट इज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस सैंड इज नोन एज कोहेसिवनेस। नेक्स्ट इज कोलैप्सिबिलिटी। तो कोलैप्सिबिलिटी क्या होता है, ये भी हमारा नाइन्थ प्रॉपर्टी है। तो कोलैप्सिबिलिटी क्या है कि मान लीजिए कैविटी है, अब कैविटी के अंदर आपने मोल्टन मेटल पोर किया, मोल्टन मेटल सॉलिडिफाई हो गया। तो सॉलिडिफिकेशन के प्रोसेस में हमने बताया था कि वो श्रिंकेज होता है, देयर इज श्रिंकेज। तो अगर कास्टिंग श्रिंकेज में जा रहा है, तो कास्टिंग जब श्रिंकेज में जा रहा है तो पहले तो कैविटी से वो कंप्लीटली फिल्ड है विथ मोल्टन मेटल। अब जब वो श्रिंक करेगा तो उसका वॉल्यूम कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। अगर वॉल्यूम डिक्रीज होता जाएगा तो अगर जो कैविटी है जो अराउंड मोल्डिंग सैंड है वो उसे श्रिंकेज से रेजिस्ट नहीं करता है। अगर वो श्रिंकेज से रेजिस्ट करने लगे, मींस अगर एक जॉइंट जो मोल्टन मेटल है और जो कैविटी अगर आपस में एक बॉन्ड बना ले और वो बॉन्ड से अगर कॉन्ट्रैक्शन में उसको हेल्प ना करे, या सैंड कास्टिंग चाहता है कांटेक्ट करना और अगर सैंड कांटेक्ट ना होने दे तो देयर विल बी क्रैक ऑन द कास्टिंग, तो कास्टिंग में क्रैक डेवलप हो जाता है। तो ताकि कास्टिंग में क्रैक डेवलप ना हो देन इट शुड हैव हाई कोलैप्सिबिलिटी। हाई कोलैप्सिबिलिटी इसका मतलब है कि जब सैंड हमारा अराउंड द कैविटी जो मोल्टन मेटल के चारों तरफ है, जब मोल्टन मेटल श्रिंक करता है, जब वो सॉलिडिफिकेशन में श्रिंक करता है, तो जो कैविटी है या मोल्डिंग सैंड है कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा, तो दैट इज नोन एज कोलैप्सिबिलिटी। देन वी कैन राइट कोलैप्सिबिलिटी इज एबिलिटी ऑफ द मोल्डिंग सैंड ड्यू टू विच it will not offer any resistance to contraction of the casting, and if offers resistance then cracks will develop on casting, then this is collapsibility. Then our next property, that is durability, that is 10th property, that is durability. ये क्या होता है, तो ये भी एक मोल्डिंग सैंड का एक डिजायरेबल प्रॉपर्टी है। इसमें हम मोल्डिंग सैंड को हम बार बार यूज कर सकें आफ्टर हीटिंग एंड कूलिंग, आफ्टर हीटिंग एंड कूलिंग, तो इसी को हम बोलते हैं ड्यूरेबिलिटी। इसका मतलब अगर एक मोल्डिंग सैंड से एक कास्टिंग तैयार किया गया, मतलब वो हीट भी हुआ फिर वो कूल भी हुआ होगा, तो हम उस मोल्डिंग सैंड को हम फिर फेंक नहीं देते हैं, मीन्स वो वेस्ट में नहीं चला जाता है। उसी मोल्डिंग सैंड में हम फिर से कुछ अमाउंट ऑफ एडिटिव्स मॉइस्चर लगा करके देन उस मोल्डिंग सैंड को हम अगेन हम दूसरे कास्टिंग के लिए यूज करते हैं। तो ये साइक्लिक प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहे, तो इसलिए ये ड्यूरेबल प्रॉपर्टी डिजायरेबल है, तो दिस इज नोन एज ड्यूरेबिलिटी। अगर एक सैंड एक ही बार यूज होगा, मींस वो रीयूज प्रॉपर्टी अगर नहीं होगा, तो क्या होगा, सैंड का वेस्टेज होता जाएगा, हर बार आपको नए सैंड लाने पड़ेंगे और एक सैंड के साथ आप एक ही कास्ट कर पाएंगे। तो क्योंकि हम कंटिन्यूअस कास्टिंग करते रहे, बार बार कास्टिंग करते रहे, तो जो मोल्डिंग सैंड है उसमें एक प्रॉपर्टी होना चाहिए कि वो रीयूज हो सके, तो दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज ड्यूरेबिलिटी। देन वी कैन राइट then durability, it is ability of the molding sand to withstand repeated cycles of heating and cooling during casting operations, means बार बार उसको हीटिंग और कूलिंग को अगर हम यूज करने के बाद भी अगर हम मोल्डिंग सैंड को यूज कर सकते हैं तो इसी को हम बोलते हैं ड्यूरेबल प्रॉपर्टी। तो these are the different various important properties which are desirable in the molding sand. तो I hope till now you have understood all the properties. तो इसी के साथ हमारा तीसरा लर्निंग आउटकम भी अचीव हो गया, दैट इज लिस्ट एंड रिकॉल द प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग सैंड, जहां पे हमने 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज को बारे में स्टडी किया है जो हमें मोल्डिंग सैंड में डिजायरेबल है। देन आवर नेक्स्ट टर्म इज डिफाइंड मोल्ड वॉश। तो मोल्ड वॉश क्या होता है, तो इसके बारे में चलिए स्टडी करते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टडी करते हैं मोल्ड वॉश के बारे में। तो मोल्ड वॉश क्या होता है, तो देखिए मोल्ड वॉश दो अलग अलग टर्म्स हैं, मींस जो आपने मोल्डिंग सैंड से जो कैविटी तैयार किया, अब कैविटी मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो कैविटी है क्योंकि अंदर से सैंड है, तो जो आप कास्टिंग प्रोड्यूस होगा दैट विल बी नॉट अ गुड सरफेस फिनिश गुड नहीं होगा, दैट इज पुअर सरफेस फिनिश क्योंकि सैंड है अराउंड द कैविटी।
तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उस कैविटी पे हम कोल्ड डस्ट अप्लाई करते हैं। कोल्ड डस्ट इज अ सॉफ्ट मटेरियल। तो जब कोल्ड डस्ट, जिसे हम फेसिंग सैंड भी बताया था आपको कि फेसिंग सैंड हम यूज करते हैं या कोल्ड डस्ट यूज करते हैं, जिससे हमारे कास्टिंग का सरफेस फिनिश बेटर हो सके, दैट इज दिस फिनोमिना इज नोन एज मोल्ड वॉश। इसी फिनोमिना को मोल्ड वॉश बोलते हैं। तो मोल्ड वॉश का मतलब है कि कैविटी बनने के बाद, कैविटी तैयार होने के बाद या पैटर्न को बाहर हटा दिए हैं, तो उस कैविटी को हम वॉश करते हैं। किससे वॉश करते हैं, तो फेसिंग सैंड हम स्प्रिंकल करते हैं या कुछ कोल्ड डस्ट अप्लाई करते हैं, जिसके हेल्प से हमें जो कास्टिंग प्रोड्यूस होगा फाइनली, उसका सरफेस फिनिश बेटर मिलेगा, दैट इज नोन एज मोल्ड वॉश। देन वी कैन डिफाइन दिस प्रोसेस इज, हम बोल सकते हैं कि टू इंक्रीज द सरफेस फिनिश ऑफ द मोल्ड कैविटी, cold dust, mold cavity, cold dust will be added at the inside surface of the cavity before filling the liquid metal is known as mold wash. So I hope you have understood कि what is mold wash. Then we will have a knowledge check. इसी के साथ हमारा चौथा लर्निंग आउटकम भी अचीव हो गया, that is defined mold wash. Now we will study about list various types of additives used in molding sand. अब जो मोल्डिंग सैंड में हमने क्ले, मॉइस्चर और सिलिका तो यूज किया था और साथ में एडिटिव्स भी यूज किया था 1 to 3%। तो वो जो एडिटिव्स हैं वो कौन कौन से एडिटिव्स हम देते हैं और एडिटिव्स देने का मेन उद्देश्य हमारा क्या है, इनके बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ एडिटिव्स यूज्ड इन मोल्डिंग सैंड। तो देखते हैं यहाँ पे व्हाट आर द डिफरेंट एडिटिव्स यूज्ड इन मोल्डिंग सैंड। तो सबसे पहले जो हम यूज करते हैं दैट इज सॉडस्ट और वुड फ्लोर। तो सबसे पहले हमारा है वुड फ्लोर एंड सॉडस्ट। तो इसको अगर हम मोल्डिंग सैंड में अगर हम इस एडिटिव को यूज करते हैं तो हमारा कोलेप्सिबिलिटी एंड परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाता है। अब कैसे इंक्रीज होता है, आप लिक्विड मेटल का अगर आप पोर करते हैं तो आसपास के जितने भी सॉडस्ट है या वुड फ्लोर है, क्या ये जब हीटिंग के कारण जब हाई टेम्परेचर में पहुंचेंगे तो ये सारे पहले बर्न कर जाते हैं, और जब ये पहले बर्न हो जाएंगे तो वहां पे वॉइड्स तैयार हो जाएंगे एंड दैट वॉइड्स विल एस्केप द गैसेस, जो परमेबिलिटी को बढ़ाता है। और जब वहां पे वॉइड्स बन जाते हैं तो वो जो आपका कैविटी है, जो कास्टिंग है, उस कास्टिंग को रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा फॉर द श्रिंकेज। मीन्स अगर कास्टिंग श्रिंकेज या कॉन्ट्रैक्शन में जाएगा तो कास्टिंग बड़े आसानी से श्रिंकेज में जा सकता है। जो भी सॉडस्ट और वुड फ्लोर है वो कोलेप्सिबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि वहां पे तब तक बर्नआउट हो चुके होते हैं, और वो परमेबिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं। दीज आर द डिफरेंट एडिटिव्स, दैट इज लिंसीड ऑयल्स, मोलासेस, स्टार्च, डेक्सट्रिन। ये सारे जो भी एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को हम एडिटिव्स की तरह यूज करते हैं मोल्डिंग सैंड में, और ये एडिटिव्स हमें हेल्प करता है उसके स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने में, उसके हार्डनेस को इंक्रीज करने में। मींस मोल्डिंग सैंड एनफ स्ट्रेंथ होना चाहिए, जिसमें हमने हॉट स्ट्रेंथ, ड्राई स्ट्रेंथ एंड ग्रीन स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ा। वो हार्ड होना चाहिए ताकि वो कैविटी के शेप को रिटेन कर सके, चाहे वो मॉइस्चर हो या मॉइस्चर ना हो या हाई टेम्परेचर पे भी हो। तो इन सब स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करने के लिए या हार्डनेस को प्रोवाइड करने के लिए टू द मोल्डिंग सैंड ये सारे एडिटिव्स को यूज करते हैं। इट इज लिंसीड ऑयल्स, मोलासेस, स्टार्च एंड डेक्सट्रिन। अदर एडिटिव्स आर few amount of iron oxide and aluminum oxide is also provided to the molding sand to increase the hot strength. अब ये आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये केवल हॉट स्ट्रेंथ बढ़ाने में हमें हेल्प करता है, तो इसलिए इसके भी थोड़े अमाउंट को यूज करेंगे इन द मोल्डिंग सैंड। देन आवर नेक्स्ट एडिटिव्स आर, देन नेक्स्ट इज कोल डस्ट, सी कोल और सिलिका फ्लोर। दीज आर एडिटिव्स यूज्ड इन मोल्डिंग सैंड टू इंक्रीज द सरफेस फिनिश, जिससे मोल्ड वॉश कहा गया था। मींस कोल डस्ट, सी कोल और सिलिका फ्लोर अराउंड द कैविटी मोल्ड वॉश कराता है ताकि उसका सरफेस फिनिश बढ़ जाए। देन इट इज ऑल्सो एडिटिव्स यूज्ड इन द मोल्डिंग सैंड। तो दीज आर द डिफरेंट एडिटिव्स यूज्ड इन मोल्डिंग सैंड, और उनका इफेक्ट क्या होगा, उनके डिफरेंट प्रॉपर्टीज पे, वो हमने यहाँ पे डिटेल में देखा है। तो अगर आपसे पूछा जाए ऑब्जेक्टिव के प्रॉब्लम कि एडिटिव्स क्या है और उनको क्यों हम यूज करते हैं, तो हर एडिटिव्स को ध्यान रखना है और उनका यूज क्या है इन द मोल्डिंग सैंड, वो किस चीज को इंक्रीज करने में हमें हेल्प करता है, दैट यू हैव ऑल्सो हैव टू रिमेंबर। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड।
द डिफरेंट एडिटिव्स यूज्ड इन मोल्डिंग सैंड। और इसी के साथ हमारा पांचवा लर्निंग आउटकम भी अचीव हो गया, that is list various types of additives used in molding sand. I hope at the end of this lecture you have achieved these following learning outcomes and now you can define molding sand, जहां पे हमने ये स्टडी किया कि मोल्डिंग सैंड क्या होता है। द सैंड विच इज यूज्ड टू प्रिपेयर मोल्ड इज नोन एज मोल्डिंग सैंड। नाउ यू कैन रिकॉग्नाइज द कॉम्पोजिशन ऑफ मोल्डिंग सैंड, जहां पे हमने ये स्टडी किया कि मोल्डिंग सैंड के कॉम्पोजिशंस क्या क्या है। दैट इज सिलिका है, मॉइस्चर, क्ले एंड सम एडिटिव्स। नाउ यू कैन लिस्ट एंड रिकॉल द प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग सैंड, जहां पे हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी किया। टोटल 10 प्रॉपर्टीज थे, जहां पे ग्रीन स्ट्रेंथ है, हॉट स्ट्रेंथ है, ड्राई स्ट्रेंथ है, refractoriness, adhesiveness, collapsibility, permeability. So these are the different important properties that is desirable in the molding sand. तो सबके बारे में डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया गया है, तो सबको आपको ध्यान रखना है। Now you can define mold walls, जहां पे हमने ये स्टडी किया कि to get the better surface finish of the casting के surface finish को बेटर बनाने के लिए हम कैविटी को कुछ सी कोल या कोल डस्ट अप्लाई करके या उसको स्प्रिंकल करके हम उसके सरफेस फिनिश को बढ़ाते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज मोल्ड वॉश। एंड नाउ यू कैन लिस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ एडिटिव्स यूज्ड इन मोल्डिंग सैंड, जहां पे हमने ये देखा कि अलग अलग प्रकार के मोल्डिंग सैंड में एडिटिव्स कौन कौन से हम यूज करते हैं, जिसमें लिंसेड ऑयल्स था, कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल्स है, स्टार्च है, देन सॉ डस्ट है, वुड फ्लोर है। तो इन सब का यूज क्या है, तो इन सब के बारे में डिटेल में हमने स्टडी किया था। तो आई होप नाउ यू विल एक्सप्लेन द मोल्डिंग सैंड एंड इट्स प्रॉपर्टीज वेरी क्लियरली, जहां पे हमने डिटेल में इस टॉपिक में मोल्डिंग सैंड के बारे में सारे पैरामीटर्स के बारे में यहाँ पे स्टडी किया है।